संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं जेठा अंकल को। जेठा अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं गौरव अंकल, नारंग अंकल और सारी मैनेजमेंट टीम का हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है आज आपके साथ सत्संग करने का। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि हम गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गए थे। आज से कोई 24 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल फैमिली को चाहिए होता है। बढ़िया नौकरी थी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था। मेरी आंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, वो भी। छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। एक बेटी मैरिड एंड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। हाँ, एक कमी जरूर थी कि मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी गुरु का होना किसी आदमी के लिए कितना जरूरी है। उसके बगैर आपकी कोई गत नहीं है। पर ये तब मेरे को अकल नहीं थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा भयंकर तूफान आया, यूं समझिए मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। बड़ा बेटा 24 साल का था, इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। वो एकदम हेल्दी था, कभी उसने क्रोसिन या कोई पेन किलर तक नहीं लिया था। अचानक पता चला कि उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ दिल्ली में एम्स में करवाई, अमेरिका में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। कहते हैं ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है। अनहर्ड ऑफ। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है। आप बेटे को भूल जाइए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहां तक का कहता कुछ मत करो, इसे बचाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगी। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। अचानक इतने निस्सहाय हेल्पलेस हो गए, समझ नहीं आए क्या करें। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, आप इस द्वार पे तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। हाँ, वो किसी को भी माध्यम बना देते हैं आपको बुलाने के लिए, पर मर्जी उनकी चलती है। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण जाओ। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? पर हम इतने मजबूर थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम बगैर विश्वास के गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे, उनके कल्याण कीता 2 अक्षर बोलने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए। कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ, हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफकोर्स कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। हमने बहुत कोशिश की,
काफी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए सब, पर आप इतनी बड़ी बात किसी से छुपाएंगे तो नहीं ना। और सब बातें ठीक, जहां लड़की वालों को एंड में बताते कि भाई देखो आज ये ठीक है पर इसको कैंसर हो चुका है, बस जी वो उसके बाद हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाती। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, पर हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन जब फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला, वो उसी को बोला करते थे, तो मुंडे का ब्याह कर ले। कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो अनु पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने सोचा सिंधी लड़कियों की तो हमारे पास पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी। हमने गुरुजी से पूछा गुरुजी एक ऐड दे दे न्यूज़पेपर में। कहते नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ लोधी रोड पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है जहाँ गवर्नमेंट के 10-12 ऑफिसेज हैं, वो उनमें से एक में काम करता था। एक दिन वो कैंटीन में बैठा था तो उसी की ऑफिस की लड़की जो कुछ टाइम के लिए उनकी ऑफिस में डेपुटेशन पे आई थी, इससे आके मिली, एक आध बार और मिली, और वो खुद इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए, उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको कल परसों फिर कैंसर होने का काफी चांस है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। उनको कोई चॉइस तो था नहीं। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। गुरुजी कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। हर एक कोई भी मैरिड कपल चाहेगा। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सबने कहा अपना बच्चा भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हें अपना बच्चा हो जाए। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू जर्सी सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। तब वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने अराउंड 20-21 जनवरी को उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी जिसको मेरी बहू जानती भी नहीं है, उसको आके कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और आप जानते हैं गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती है। इतना अर्ली था, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, मेरी बहू को कंसीव किए कुल 1-1.25 महीना हुआ था। सवेरे सवेरे उसको सीवियर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपने डॉक्टर को फोन किया, कहती ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी,
और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। वो सारा दिन बिस्तरे पे पड़ी रही। शाम को महाशिवरात्रि का दिन, बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, 7 जुलाई और महाशिवरात्रि। अगेन गुरु जी की लीला देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया, अरे यहाँ पर तो इतनी संगत होगी, हर एक चाहेगा मैं गुरु जी की आरती करूं, मैं गुरु जी की आरती करूं, हम किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें, चलो लॉटरी डालते हैं। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खाम खा का वो भी टेंशन करेंगे। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो गुरु जी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरु जी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरु जी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। वो पहली बार दिन में बिस्तरे से उठी, तैयार हुई, वो उन दिनों गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़े मंदिर आई, गुरु जी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, कहे कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम इतना ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर ने के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का प्लेसेंटा मां से अलग हो गया है, अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जिंदा रह सके। और जब तक दूसरा बच्चा है, अच्छा वो जिंदा नहीं रहा तो उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा, और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन करके निकाल भी नहीं सकते। पर उस हालत में भी गुरु जी की कृपा से उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने न कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के बच्चा जिंदा है और प्रेगनेंसी चल रही है। हाँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। उसने जनवरी में कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, और 21 सितंबर इंसिडेंटली आज का दिन, और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, एक के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहती है देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, मैंने आपको बताया ये कैसे हुए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी वेख्या है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नू बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर दूं। अब मैं आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बताऊंगा। ऑफ कोर्स ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि वो तो इतने अनंत है, मैं क्या, माता सरस्वती भी उनको नहीं डिस्क्राइब कर सकती। मैं आपको कुछ बताता हूं, हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से आता हूं, जाता हूं, मैं जोत से आया हूं, जोत में मिल जाऊंगा। वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं, इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता।
वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करोगे आप उन्हें अपने बगल में पाओगे। आप उन्हें याद नहीं भी करो, वो हमेशा हर भगत के अंग संग रहते हैं। करने को वो कुछ भी करते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दाने ही नहीं है, यूट्रस नहीं है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। अभी मैंने आपको अपने पोते पोती का इन डिटेल बताया। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, यमराज आया, वो किसी संगत को ले जाने लगा। गुरु जी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरु जी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरु कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुर्दों को वो जिंदा कर देते हैं। मैं आपको इसका बताता हूं अपना केस। 2004 मार्च मुझे थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मेरी सांस उखड़ जाती थी। एक दो स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवाने पड़े। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की डेट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, माइंड यू कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं नहीं उधर नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होने वाला है और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकती है। एम्स उनमें से एक है। एम्स में तो आपको पता है 6-6 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरु जी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। कहते हैं आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे आईसीसीयू में ले गए कि सीनियर डॉक्टर आएगा, वो फैसला करेगा आपको क्या करना है आपका। वहीं पर आईसीसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर मेरे मालिक बैठे हुए हैं ना मेरे सर पर, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। गुरु जी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक शॉक दिया, हार्ट मसाज किया या क्या किया, पर बोला हाँ जी हमने इसको रिवाइव कर दिया। मुझे तो पता है मुझे किसने रिवाइव किया। मैं वहां आईसीसीयू में, ये बात हुई लगभग 1-1.5 बजे। मैं आईसीसीयू में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जब डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट अपने राउंड्स पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहते तुमने किया क्या है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको तो किसी भी मिनट थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी आंटी को, मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था, मेरी आंटी को उसने बताया। कहता है देखो इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट ही नहीं कर सकता। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है काफी रिस्क है। हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं। रिस्क आपका है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। आगे कुआं पीछे खाई, हम ऐसा फंसे समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे कह रहा है, समझ नहीं आता हम क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है तो कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे
मुझे जब हमने हाँ बोली, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे ही मुझे वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर 1.5 घंटा इनको जो करना था किया। बाईपास ऑपरेशन के बाद नॉर्मली लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पेसमेकर, आप जो भी सोचें। 3 हफ्ते में हॉस्पिटल में रहा। बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी, सीधा बैक पे लेटता था। 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका, मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे। आज ये 17 साल पुरानी बात है। आज मैं आपके सामने हूं भला चंगा, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। एक चीज और मैं बताऊं, मुझे हर 3-4 महीने वहां चेकअप के लिए जाना पड़ता है उस डॉक्टर के पास। वो मेरी कंडीशन से बहुत खुश है। कुछ टाइम पहले वो मैंने थोड़ा बहुत उसको गुरुजी के बारे में भी बताया है, हालांकि वो कभी गुरुजी के पास आया नहीं है। कुछ टाइम पहले वो मुझे खुद कहता है आप इस बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों के जोर पे नहीं चल रहे। जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो 7-8 साल होती है, फिर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। आप सिर्फ अपने गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर से ही चल रहे हो। अब बताइए, जो डॉक्टर आज से 17 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आज कितना सीनियर होगा। ये उसके वर्ड्स हैं, ये हैं हमारे गुरु जी। मैंने आपको बताया गुरु जी सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं। अच्छा, इंसिडेंटली पहले मैं आपको ये बताऊं, मैंने और मेरी फैमिली ने वो 3 महीने इतना सफर किया, आप सोच भी नहीं सकते। जबकि मुझे केसेस पता है जहां गुरुजी के यहाँ मेरे जैसे सीरियस केसेस आए, गुरुजी ने उनको कहा और कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कर, वो ठीक हो गए। तो गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो भी मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बन सकेंगे। तो मेरे पिछले जन्मों के कर्म इतने खराब रहे होंगे, गुरुजी ने मेरे वो सफर करवा दिए, बोले बेटा सफर कर ले, मैं हूं ना तेरे साथ। वो 3 महीने बीत गए ना, आज मैं उनकी कृपा से एकदम भला चंगा आपकी तरह हूं। तो गुरुजी वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ देता हूं, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कुछ लेके क्या करोगे। उसके बाद मैं हेल्थ देता हूं। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर हैप्पीनेस। आपको प्रमोशन चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, कोर्ट केस है, बेटी की शादी करवानी है, मिलता सब है। टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। वो देती हैं जो ना सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। क्यों, मैं आपको इसका भी रीजन बताता हूं क्यों नहीं मांगना चाहिए। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हो वो टेम्पररी होती है, वो आपके पास परमानेंट नहीं रहेगी। दूसरा, जब आप मांगोगे अपनी अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगोगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहां उनकी हैसियत, कहां मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा, आपको ये पता ही नहीं जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं है। मुझे क्या पता मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे क्या है, मुझे तो नहीं मालूम, पर गुरुजी को तो सब पता है। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो।
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज कभी गलती से भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगिए, उन पे छोड़ दीजिए। मुझे उन्होंने क्या दिया है इतना ज्यादा है, मुझे और मेरे परिवार को इतना ज्यादा दिया है, मैं याद नहीं रख सकता और आपको बता नहीं सकता। एक इंस्टेंस आपको बताया कि मुझे मुर्दे को जिंदा कर दिया। मुझे पता नहीं कितनी बार मेरी आंटी को, मुझे पता नहीं कितनी बार उन्होंने न्यू लाइफ दी है। आज अगर आप मेरा हारोस्कोप किसी अच्छे पंडित को दिखाए ना, वो आप पे गर्म हो जाएगा, कहेगा आप मेरे से मखौल कर रहे हो, ये आदमी तो पता नहीं कितने साल पहले मर चुका है। और गुरु जी की कृपा से मैं आपके सामने हूं, जीता जागता। मेरी आंटी को 2-3 बार न्यू लाइफ दी है। मेरे बेटे को अभी मैंने उसको कैंसर का बताया, उसके बाद भी उन्होंने 2-3 बार उसको सीरियस एक्सीडेंट्स में सर्टेन डेथ से बचाया है। छोटे बेटे का भी यही हाल। बट फॉर गुरुजी's मेहर, मैं, मेरी आंटी, मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, उन सब के बच्चे, स्पाउसेस, सब कब के खत्म हो गए होते। सबको गुरुजी ने न्यू लाइफ दिया है। और जब हमने उनके यहाँ जाना शुरू किया था, तब वो पूछते थे क्यों आ रहे हो मेरे पास। तो हमने ये जरूर बताया था गुरुजी को कि गुरुजी बेटे को कैंसर है, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं। और जो भी दिया है A to Z, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। मैं एक छोटा इंस्टेंस और बताता हूं। मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया, उसके लगभग 2 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा था। कहते हैं कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है वहां शिव जी के दर्शन होते हैं। हाँ, आप उन्हें पहचान सके या नहीं ये दूसरी बात है, पर दर्शन जरूर होते हैं। प्लस क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन, और जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर इंडिया में नहीं है, वो चाइना के अंडर आता है। वहां पर आप ऐसे नहीं जा सकते। वहां पर गवर्नमेंट भेजती है लगभग 25-30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएज करता है। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया था कि एक ऐसे ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूं, जैसे मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूं। कहते हैं क्यों? शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहां क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं, मत जा। उन्होंने मुझे एकदम जाने नहीं दिया, और सच मानिए मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा कितने लोगों को चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का, मैंने इतनी मुश्किल से अरेंज किया है, तो गुरुजी कह रहे हैं मत जाओ। मैंने कहा उस ऑफिसर को मैं बोलूंगा नहीं जी मैं अभी जाना नहीं चाहता, कहेगा तुम पागल हो, लोगों को चांस नहीं मिलता, तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम बोल रहे हो जा नहीं रहे हो। मैंने मन में गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हो मैं नहीं जाऊं तो मुझे रोकने का उपाय भी कोई आप ही करो। मैंने आपको बताया ये बहुत रिगोरस ट्रिप होती है। जाने से 2-3 रोज पहले आपका अच्छा खासा मेडिकल एग्जाम होता है, मेरा भी हुआ। गुरुजी की कृपा से मैं उसमें फेल हो गया। डॉक्टर कहता है इसके बेसिस पे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो कल आके तुम अपना स्ट्रेस थैलियम टेस्ट करवा लो, ठीक आया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था, मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए जो ना कभी उससे पहले आए हैं ना उसके बाद अभी तक आए हैं। 30-30 लोगों की 2 बैचेस, लगभग 60 पिलग्रिम्स उन लैंडस्लाइड्स में ऐसे दब गए, उनके लाश अभी तक नहीं मिले। इस बात को अब 23 साल हो चुके हैं, उनके लाश अभी तक दबे हुए हैं। वो प्रतिमा बेदी, कबीर बेदी की वाइफ भी उसमें मर गई थी, आपने शायद न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। जब ये हुआ उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो आपको नई लाइफ देते हैं, यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं ना। एक छोटा सा इंस्टेंस आपको सुनाता हूं। आई थिंक ये अगस्त 2011 का है, मंडे का दिन हो, मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था।
अगस्त का महीना था, एंड ऑफ अगस्त, काफी बारिश हुई थी उस दिन। मेरे को जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल एक पेडिस्टल फैन को शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन में काफी बारिश हुई थी। मैंने पेडिस्टल फैन को अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं जाके पीठ और सर के बल गिरा। फैन मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। इधर उधर से 2-3 सेवादार भागते आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई मेरे पीठ की मालिश कर रहा है। अंकल, आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, 2-3 जगह से टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या कम से कम बिस्तरे पर गुजरती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे एक पेन किलर भी नहीं लेना पड़ा। अब आप मोर इंपॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे से ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल ऑफ बड़ा मंदिर, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में बैठी हुई थी, ध्यान में शब्द सुन रही थी। उसे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी ड्राइववे में पैदल चले आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूं, गुरुजी गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती है, गुरुजी आप तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूं, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे, मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू इमेजिन इट? हमारा अगर बच्चा ऐसे गिर रहा हो तो हम भी कहेंगे, अरे पहले मैं अपने आप को तो सेफ कर लूं, हम उसको नहीं उठाएंगे। पर गुरुजी हम सब का कष्ट, तकलीफें, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेती हैं। आई डोंट नो, इस जन्म में तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया टू डिजर्व ए गुरु लाइक हिम। ये सिर्फ उनका बड़ापन है, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है कि उन्होंने मुझ जैसे पापी आदमी को भी अपनी शरण दी है और कदम कदम पे यूं ब्लेस करते जा रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को। मैंने आपको बताया ना, मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी। अच्छा, अब मैं आपको अपनी बेटी का थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, गुरुजी कहते हैं ये मत सोचो कि आज यहाँ पर कोई नया पुराना नहीं होता। ये नहीं कि आप आज आए हैं तो आप, कहते हैं मैं तो पता नहीं कितने जन्मों से आपके साथ हूं, ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ उनको पता है। मेरी बेटी, जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था मार्च 98 में, उसको एक बिटिया थी। जब वो 15 दिन की थी, अभी तब तक हम गुरुजी के यहाँ नहीं आए थे कभी फिजिकली, उनका नाम भी नहीं सुना था। जब वो 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ, वो आईसीयू में एडमिट हुई। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, आईसीयू में आपको पता है किसी को जाने नहीं देते, डॉक्टर्स नर्सेस ही करती हैं जो उनको करना होता है। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला कि अरे तू जाके अपनी धोती को तो देख। वो किसी तरह चली गई अंदर उसको देखने। उसने देखा उसका हार्ट फेल हो रहा है, वो तो मरने वाली है। इमीडिएटली वो चिल्लाई डॉक्टर नर्सेस को, अरे आपने इसको छोड़ दिया है, ये तो मर रही है। सब भागते हुए आए और उनको जो करना था कर लिया और उनको, गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दे दी। अच्छा, गुरुजी एक दिन, मेरी बेटी ने उनसे कुछ नहीं मांगा या बताया। एक दिन गुरुजी उसको कहते हैं, मैं तेरे को बेटा दूंगा, खुद ही। और गुरुजी की कृपा से कोई 2-3 साल के बाद उसको वो बेटा हुआ। आप शायद आप में से कई जानते होंगे कि गुरुजी के दिए हुए बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही लकी और बहुत ही शरारती होती हैं। ही हैज ऑल द क्वालिटीज। एक दिन वो स्कूल में क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट बॉल आके फुल फोर्स से उसकी आंख में लगा। उसके, आप विश्वास करेंगे,
फुल फोर्स से क्रिकेट बॉल आके उसकी आंख में लगा और उसकी आंख को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके एक फ्रेंड को भी उसी तरह बॉल लगा, उसकी तो आंख गई। उसने 3 महीने अच्छा खासा इलाज करवाया, फिर भी उसकी आंख आज तक ठीक नहीं है। फिर 2-3 दिन के बाद दूसरी आंख में उसको टेनिस बॉल आके फुल फोर्स से लगा। अगेन गुरुजी की मेहर, उसको कुछ भी नहीं हुआ। यूं गुरुजी आपको पल पल संभाल के अपनी हथेली पे उठा के रखते हैं। अब मैं आपको अपनी दोस्ती का एक सुनाता हूं। जनवरी 2017 का, उसने 4-5 महीने नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, आगे पीछे 3 फैमिली मेंबर्स बैठे थे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे मूर्थल के पास, गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर, पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को हिट किया, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड से उसको हिट किया। आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। गाड़ी का तो बुरा हाल हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बस्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। मूर्थल से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी को एक पेन किलर भी नहीं लेना पड़ा। और आप समझ सकते हैं, ऐसा एक्सीडेंट इतना सडनली हुआ, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का अवसर ही नहीं मिला। पर आप उन्हें याद करो या न करो, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। अब मैं आपको एक और अपना इंसिडेंट सुनाता हूं। ये है अक्टूबर 2017 का, आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले। फ्राइडे का दिन हो। मेरी फ्राइडे को बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। सितंबर 17 सितंबर शायद, मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर की थालियों में हलवा प्रसाद डालता हूं। मैं वो सेवा कर रहा था। वो करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। सडनली खड़े खड़े मैंने रियलाइज किया कि मेरी लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता और स्पीच गई, मैं बोल नहीं सका। क्लियर साइंस कि ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अब गुरुजी की लीला देखिए। गुरुजी कहते हैं, मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब मेरी मर्जी मेरी प्लानिंग से होता है। अब मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक होना था, तो वो तो हुआ, पर आप गुरुजी की प्लानिंग देखिए। सबसे पहले तो ना मैं ड्राइव करता हूं, ना मेरी आंटी ड्राइव करती है। अगर और कहीं पर मुझे ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ होता ना, तो जब तक एम्बुलेंस आती तब तक मेरा पता नहीं क्या हाल होता। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में एवरी मिनट काउंट्स। आप जितना जल्दी डॉक्टर्स के अंडर पहुंच गए उतना अच्छा है। जितना आप लेट करेंगे, आपकी परमानेंट डैमेज की और वो हालत का डेंजर रहता है। जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मैंने साथ वाले सेवादारों को बोला कि मुझे मेरी आंटी के पास लेके चलो। किसी तरह इशारे से उनको समझाया। वो कोई 4-5 मीटर के डिस्टेंस पे वो भी सेवा कर रही थी। वो मुझे दोनों पकड़ के ऑलमोस्ट आधा उठा के ले गए। अगेन गुरुजी की प्लानिंग। जब वो मुझे ले जा रहे थे, पीछे से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। जिस तरीके से मैं चल रहा था और ये मुझे ले जा रहे थे, वो तो मेरी हालत देख के समझ गया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है।
गुरुजी की कृपा से उसके पास सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थे। उसने निकाल के फटाफट मुझे दे दिए, अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। वहां पे और गए हमने, मैंने आपको बताया जो 17 साल पहले मेरा जो 2004 में मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था, हमने उस डॉक्टर को फोन किया एम्स में कि भाई इसको ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम इमरजेंसी वार्ड में आना चाहते हैं। कहता है ऐसी गलती मत करना, एम्स में तो इतना रश होता है कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और इसके लिए एवरी मिनट काउंट्स। अच्छा होगा किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। मेरी आंटी ने सेवादारों को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कोई एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहती आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो पता नहीं कितनी देर लगेगी, हम है ना। दो सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए, अपनी गाड़ियां दोनों ले आए। उन दो गाड़ियों में मैं, मेरी आंटी, मेरी बेटी और 3 सेवादार, हम निकले फोर्टिस वसंत कुंज। 23 सितंबर रात के लगभग 9 बजे थे। नवरात्रे चल रहे थे। आपको पता है छतरपुर रोड पे ट्रैफिक की क्या हालत होती है, पर गुरु जी की कृपा से हमें कहीं पर भी जरा सी ट्रैफिक या एक रेड लाइट भी नहीं मिला। हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। जैसे ही हम यहां से निकलने लगे, आंटी ने बेटों को भी फोन कर दिया कि पापा को ये हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज में जा रहे हैं। बड़ा बेटा मेरा एंड्रूसगंज में रहता है, वो, उसकी आंटी, उसके 2 छोटे बच्चे तैयार हुए। उन दिनों साउथ एक्स पे मेट्रो का काम चल रहा था, बहुत जैम रहता था। अरविंदो मार्ग पे आप जानते हैं ट्रैफिक की क्या क्या हालत होती है, पर उसको भी गुरु जी की कृपा से कहीं भी जरा सी ट्रैफिक नहीं मिली। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गया, और जब तक हम वहां पहुंचे वो सिस्टर्स और स्ट्रेचर लेके इमरजेंसी के गेट पे हमारे रिसेप्शन के लिए खड़ा रहा। मुझे फटाफट अंदर ले गए, मेरे 1-2 टेस्ट किए। अच्छा, तब तक गुरु जी की कृपा से और जो मुझे फर्स्ट एड मिल गई थी बड़े मंदिर में, एवरी मिनट आई वॉज फीलिंग बेटर बेटर एंड बेटर। इन्होंने मेरे 1-2 टेस्ट किए, कहते हैं हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, बट फॉर्चुनेटली यू आर आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम आपको अभी 4-5 दिन रखेंगे आईसीयू में फॉर ऑब्जर्वेशन। हमने सोचा ये तो लूटने वाली बात हुई, मैं इतना बेटर फील कर रहा हूं, मैं चल फिर रहा हूं, और ये कह रहे हैं हम आपको आईसीयू में रखेंगे। हमने कहा नहीं भाई हम तो जा रहे हैं। हालांकि हमें वार्न किया गया था कि एम्स में आप घुस नहीं सकोगे, पर हमने डिसाइड किया कि हम एम्स जाएंगे। बेटे की गाड़ी में हम सब गए एम्स। वहां पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे अटेंड किया गुरु जी की कृपा से। मैं 3 दिन वहां रहा, कंफर्म किया कि हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर यू आर टोटली आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मंडे नाइट को वो कहते हैं जी आपको 2-3 टेस्ट और कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप एकदम सेफ हो, यू आर आउट ऑफ डेंजर, पर आपको ये 2-3 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और हाँ आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने। हमने पूछा वो जरूरी है कि हम ये टेस्ट यहाँ पर इंडोर पेशेंट रह के करें? कहते हैं नहीं नहीं, आप चाहो तो डिस्चार्ज ले लो और टेस्ट बाद में आके एज आउटडोर पेशेंट करवा लेना। हमने उसी टाइम मंडे नाइट को डिस्चार्ज ले लिया, वो टेस्ट बाद में करवाए। अगेन गुरुजी की कृपा से सब टेस्ट ठीक आए। मैंने फिजियोथेरेपी एक दिन भी नहीं करवाई, एक दिन भी नहीं करवाई। गुरु जी की कृपा से आज मैं आपके सामने एकदम ठीक ठाक भला चंगा हूं। अच्छा, मैं मंडे नाइट को डिस्चार्ज हुआ। हमारा प्रोग्राम था कि उस फ्राइडे को मॉर्निंग को हम छोटे बेटे के साथ हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाएंगे। हमने सोचा मैं 3 दिन पहले तो हॉस्पिटल से आया हूं, ये सब हो गया है, ऐसा घूमने जाना ठीक नहीं लगता। हमने छोटे बेटे को बोला कि बेटा आप चले जाओ, हम नहीं चलेंगे, हम फिर कभी चलेंगे अगली बार आपसे। वो कहता नहीं बेटा, हम नहीं पापा, अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे।
हम भी साथ ही चलेंगे। फिर हमने सोचा वो और उसकी आंटी तो समझ जाएगी, उसको एक छोटी बेटी है, उसको बहुत फील हुआ कि दादू की वजह से हमारी भी ट्रिप खत्म हो गई। हमने कहा अच्छा चलो हम भी चलते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग को हम छोटे बेटे के साथ उसकी गाड़ी में ऋषिकेश और हरिद्वार गए। सैटरडे संडे हम पूरा ऋषिकेश और हरिद्वार घूमे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे मॉर्निंग हम गए त्रिवेणी घाट पे नहाने। बेटे को किसी ने कहा था कि ऋषिकेश से मेरे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। उसने एक हाथ में कैन उठाया और सोचा कि जितना किनारे से मैं दूर पानी भरूंगा ना उतना साफ जल मिलेगा। एक बड़ी सी चट्टान को अच्छी तरह हाथ पकड़ के एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा, चौथा। जैसे ही उसने अगला कदम रखा वो लुढ़क गया। वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। इधर उसकी माँ, बाप, बीबी, बेटी चारों चिल्ला रहे हैं, अरे भाई किसको बचाओ, किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ, वो लड़का डूब रहा है। कोई सामने नहीं आया और हमारी इतनी हिम्मत खो गई थी, किसी ने गुरुजी को याद भी नहीं किया। अचानक देखा कि बेटा बड़ी आराम से बाहर आ रहा है। अरे तू बाहर कैसे आ गया? कहता है जी जब मैं सांस नहीं ले, उसने एक गोता खाया, दूसरा, तीसरा। कहता है जब मैं सांस नहीं ले पा रहा था मैंने कहा गुरुजी बचाओ, और पता नहीं कैसे मेरे पैर के नीचे जमीन आ गई और वो ऐसे बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाद में हमने देखा कि वहां पर बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है, संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले 3 लड़के उस पॉइंट पे डूब चुके थे। पर गुरुजी है ना, आपका बाल नहीं बांका होने देते। आप याद करो या ना करो, वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। ये करो। अच्छा, मैंने आपको अपने दोते का नहीं बताया। वो जब पैदा हुआ था, आप विश्वास करेंगे 14 महीने वो सोया ही नहीं। सोया 14 महीने वो नहीं सोया। बस माँ हमेशा उसको गोद में लेके, हाँ उसके गोद में जितनी थोड़ी बहुत नींद कर ले। जहां वो उसको नीचे बिस्तर पे लिटाती वो जाग जाता। और माँ भी इस हालत में चलती रही, वो भी चलता रहा, सब ठीक ठाक। ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है। कष्ट कटवाए बेटी के, कष्ट कटवाए ना 14 महीने। वो बेटी के भी ऐसे ग्रह होंगे, उन्होंने 14 महीने उसको जगा के उसकी नींद खराब करके उसके वो कष्ट कर्म कटवा दिए। गुरु जी कहते हैं आप ये मत सोचिए कि आज आप गुरु जी से, गुरु जी कहते हैं मैं तो आया ही हूं जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुकी हैं उनको इकट्ठा करने और उनको ब्लेस करने के लिए। अब मैं बड़े बेटे का एक और इंसिडेंट सुनाता, अच्छे इंसान बने। मैं बड़े बेटे का एक और इंसिडेंट सुनाता हूं। अब एक दिन, अगेन फ्राइडे का दिन था, बड़े मंदिर में हम जरा ज्यादा ही लेट हो गए। मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। और बड़ा बेटा पूछता है, वो भी आया हुआ था उस दिन, पूछता है कि आप घर कैसे जाओगे? हमने कहा कैब कर देंगे। कहता है नहीं नहीं पापा कैब क्या करोगे, हम आपको छोड़ के आएंगे। अब वो रहता है साउथ एक्स में, साउथ एक्स के पास एंड्रूजगंज में, हम गुड़गांव में। हमने कहा इस टाइम पहले ही इतनी लेट हो गई है, तू क्या हमें, नहीं नहीं हम कैब कर लेते हैं। उसने जिद किया नहीं पापा मैं हम आपको छोड़ के आएंगे। वो आए, हमें छोड़ के और वापस गए। तो काफी लेट हो गया था। जब ऐसा होता है ना, मेरी आंटी को नींद नहीं आती जब तक बच्चे उसको घर पहुंच के और मैसेज कर दें कि हाँ जी हम घर पहुंच गए। जब इसने सोचा कि वो लगभग पहुंच गए होंगे, इसने फोन किया बेटे को कि क्या हुआ, अभी तक घर पहुंचे नहीं क्या? फोन नहीं किया। तो बहू ने फोन उठाया, कहती है हाँ हाँ बस पहुंचने वाले हैं।
पर मेरी आंटी को नींद नहीं आ रही थी। वो आधी सो रही थी, आधी जग रही थी। उस हालत में वो ध्यान में देखती है कि छतरपुर के पास इनका किसी ट्रेलर ट्रक के साथ कोलिजन होता है और बेटा और बहू दोनों मर जाते हैं। इसको बड़ी फिक्र हुई, पर अब क्या कर सकती थी। इसने सोचा हाँ ये मेरी नेगेटिविटी है। अगले दिन इसको बेटे के यहाँ जाना था एंड्रूसगंज में। जब ये वहां गई तो बहू थी घर पे, बेटा नहीं था। इसने पूछा सुमित कहाँ है? कहती है जी वो गाड़ी बनवाने गया है। गाड़ी बनवाने गया है? कल रात को तो तुम्हारी गाड़ी एकदम ठीक थी। कहती है नहीं मम्मी, हमारा वो छतरपुर से थोड़ा पहले सुल्तानपुर के पास वो जो रास्ता आता है ना वहां पर ट्रेलर ट्रक के साथ कोलिजन हो गया। उसने रेड लाइट जंप की और हमने जाके उसको हिट किया। तो जो इसने ध्यान में देखा था कि इनका ट्रेलर ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है, वो सचमुच हुआ। और जो इसने ध्यान में देखा कि बेटा बहू दोनों मर जाते हैं, वो होना था। पर गुरु जी की कृपा से वो दोनों बाल बाल बच गए। उनको गाड़ी को काफी डैमेज हुआ। 1 लाख से ज्यादा खर्चा लगा। गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास रखनी पड़ी। पुलिस को मंगा के वहां रख दी और वहां से कैब करके ये घर आए। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में दोनों पैसेंजर्स को जरा सी खरोंच नहीं आई। ये हैं हमारे गुरुजी। मैं क्या कोई तरीका नहीं है कि हम उनके एहसानों का इवन 1% उनको दे सके वापस। शब्द आता है जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। पर मैं तो कहता हूं मांगने की तो बात छोड़िए, हम जितना सोचते हैं गुरुजी ने हमें उससे बहुत बहुत ज्यादा दिया है। यूं ब्लेसिंग्स लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। कोई तरीका नहीं है कि हम उनको रीपे कर सकें। बस आप यहां आते रहिए और सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे। गुरुजी हमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, बस कहते हैं मुझे प्यार दो, श्रद्धा दो और मुझ में विश्वास रखो। 2-3 चीजें अब मैं आपको बताऊंगा जो गुरुजी स्ट्रिक्टली कहते हैं। एक तो गुरुजी कहते हैं नो ABC। ए मतलब अक्यूज, बी मतलब ब्लेम, सी मतलब क्रिटिसाइज। किसी को अक्यूज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी की निंदा मत करो। कोई भी तुमसे अगर कितना भी गलत करता है ना, ये तुम्हारा काम नहीं है उससे बदला लेना। तुम फिर भी उसे दुआ दो। उससे जो करना है उसका हिसाब चुकाना वो मैं करूंगा, वो गुरुजी देख लेंगे। आपको अच्छा बनना है, आप एक अच्छा इंसान बनो। जितना हो सके, जितनों का हो सके भला कर सके। भला कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करो। पर और किसी को भी अक्यूज, ब्लेम, क्रिटिसाइज या किसी की निंदा नहीं करो। अगर आप किसी की निंदा करते हो, आप उसके सारे पाप को कर्म अपने ऊपर ले लेते हो। तो ये छोटी छोटी बातें उन पे का ध्यान रखिए और बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया कि मुझे इतना गुरुजी ने दिया है, एवरी सिंगल थिंग, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊं। मैंने आपको बताया कि गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वो आपको ज्यादा सीरियस नहीं रखते थे, हंसी मजाक भी कर लेते थे। एक बार एक ऐसा इंसिडेंट आपको बताता हूं सर्वव्यापी का। एक बार उनके यहाँ अमेरिका से कोई भगत आया। गुरुजी उससे पूछते हैं अंकल अमेरिका जाने में कितनी देर लगती है? वो कहता गुरुजी अगर आप जाओ और आओ तो भी 24 घंटे तो लग जाएंगे। अच्छा,
जरा तू अपनी आंटी ने फोन पे लगा, वो यहाँ बड़े एम्पायर स्टेट में बैठा है, उसकी आंटी अमेरिका में बैठी है। इसने अपनी आंटी को फोन किया। गुरुजी कहते हैं उससे पूछ, उसने अभी ब्लू कलर का गाउन डाला और वो फलां सब्जी बना रही है। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहता है पूछ, उसने ड्राइंग रूम्स के कर्टन उतारे थे धोने के लिए, फिर उसने धोए नहीं, वो अभी तक ड्राइंग रूम में नीचे पड़े हुए हैं। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहता है गुरुजी कहते हैं पूछ उससे, तेरा बेटा अभी कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा है। इसने पूछा, वो दंग रह गई, वो अंकल को बोलती है, अंकल आपको ये सब कैसे मालूम? यहाँ गुरुजी अंकल को कहते हैं, अंकल आप तो कहते थे कह रहे थे अमेरिका जाने में बड़ी देर लगती है, मैं तो हो भी आया। वो सर्वव्यापी हैं, उनको कहां जाना है कहां आना है। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी और इतने दयालु, इतने कृपालु, हमारी सोच से बहुत बहुत ज्यादा बिन मांगे देने वाले हैं। May Guruji bless each and every one of you and your families today and always. I think I will stop here. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji.